हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके ड्यू एसओ एनसीबी आप सभी स्टूडेंट के। और ये क्लासेस हमारी जो 7 क्लासेस है ये आपको यहाँ दिख रही है। और इसमें जो हमने आपका चैप्टर लिया, जो आपकी यूनिट सेकेंड है, उसका जो चैप्टर थर्ड है ये आपके सामने लिखा है, संवैधानिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्ष और मानव अधिकार। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका चैप्टर थर्ड है कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। और इससे पहले जो हमने आपकी यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर करा दिया, इसका सेकेंड, फर्स्ट और आपका ये थर्ड करा रहे हैं। टोटल आपको 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तो आप सभी उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियो का। तो जो इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, तो देखिए, शिक्षा और संविधान के बीच संबंध की व्याख्या करनी, इन दोनों के बीच संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करनी है आपको। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 की चर्चा कीजिए, उसके बीच में क्या बताया। क्वेश्चन जो 4 है, संवैधानिक मूल्यों के शैक्षिक निहित के विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन कीजिए। और जो क्वेश्चन आपका 5 है, विभिन्न संवैधानिक मूल्यों पर विचार करें, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, मानव अधिकारों के बीच अंतर की व्याख्या कीजिए। इन सब के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये पांचों क्वेश्चन का आंसर ना इसी वीडियो में मिलने वाले इस चैप्टर से आपका इसी में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षा और संविधान के बीच संबंध की व्याख्या करें, इन दोनों के बीच जो संबंध क्या है। तो देखिए, शिक्षा से तात्पर्य औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से मिलने वाली किसी भी प्रकार से उसके पूरे जीवन काल को प्रभावित करते हैं। जो शिक्षा है 2 प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। जो औपचारिक में वो शिक्षा आएगी जो आप स्कूल में जाके, विद्यालय में जाके लेंगे। अनौपचारिक में जो आपके घर के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। शिक्षा सहित राष्ट्रीय नीतियां एवं योजनाएं आवश्यक रूप से भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निर्मित किए गए जाते हैं। तो आपको पता है, जो शिक्षा के जरिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाती है, नीतियाँ, कार्यक्रम, इन सबको बनाया जाता है। तो इन दोनों में संबंध हुए ना, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो हमें संवैधानिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार के प्रतीक अहम उसके अनुचरण हेतु निर्देश करता है। तो जो शिक्षा के द्वारा ही आपको समानता का ज्ञान, स्वतंत्रता का, जो न्याय का, इन सब के बारे में आपको पता चलता है। शिक्षा संविधान का मुख्य पक्ष होता है, जो देश में लोक शिक्षा के लिए विभिन्न के विकास हेतु आधार प्रदान करता है। तो जो शिक्षा के द्वारा ही ना, देखो, मनुष्य का जो विकास भी होता है। जो संविधान का जो अनुच्छेद लिखे जाते हैं उसमें अलग अलग जो विकास करता है लोक कल्याण में, लोक शिक्षा में। राष्ट्र के विकास हेतु शिक्षण एवं रोजगार संवैधानिक प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही बनाई जाती है। तो जो राष्ट्र के विकास के लिए जो शिक्षा के जरिए ना योजना बनाई जाएगी, कोई भी तैयारी की जाती है योजना। भारत जैसे विकासशील देश में जहां नए कार्य एवं नीतियों की आवश्यकता पड़ती है, शैक्षिक तथा एवं संबंधित अन्य मुद्दों का निपटारा करना एक बड़ी चुनौती है। जहां नीति, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नता और बहुलतावाद अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तभी ये विभिन्नता एक बहुलतावाद जनतांत्रिक का शक्ति है, पर इसे आध्यात्मिक तत्व मानकर सबको एक समान अवसर उपलब्ध कराना एक न्यायिक चुनौती है। तो देखो, जो शिक्षा के द्वारा आपको पता है कि सबको एक जैसे जो आप नहीं मान सकते, कुछ ना कुछ सभी में विभिन्नता होती है, कि कुछ अलग होते हैं, कुछ क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार, उनके शिक्षा के द्वारा ही ना उसे कार्य दिए जा सकते, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, उनके यही बताएगा। तो इन दोनों में, शिक्षा और संविधान में आपका संबंध होता है, क्योंकि आप किसी भी तैयारी करते, किसी भी आप संविधान को देखेंगे लिखने में, उसकी योजना बनाने में, उसके कार्यक्रम में, सब में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोनों में आपस में संबंध होते हैं। और जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, संविधान की प्रस्तावना की चर्चा कीजिए। तो आपको अपने संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखे, तो देखिए क्या है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म को उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले विद्युत बहाने के लिए
जो होकर अपनी एक संविधान सभा आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी में को बनाया। तो इसमें यही बताया गया है कि जो देखो भारत का जो संविधान है ना, उसमें आपको क्या बताया गया, तो आपको जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, व्यक्ति की जो भी ज़रूरत, विश्वास, उन सभी को लेके ना, तो इस संविधान का जो निर्माण किया गया था, उसका गठन किया गया था। और संविधान जो अपना बना था ना, तारीख कितनी थी, 26 नवंबर 1949 को बनाया गया था, जिसमें आपको संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें आपको यही लिखना है और ये आपको शॉर्ट नोट में लिखने को आएगा, ये इसी में अटैच होके आएगा तो क्वेश्चन। एंड तो जो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देख लीजिए, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो आपका अगर क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से, तो आपको क्या लिखना है, कानून के समझ समानता, और जो अनुच्छेद 14 में आता है, इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। और ये अनुच्छेद जो 15 है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, मतलब किसी भी मनुष्य के साथ उसके जाति को लेके, धर्म को लेके, जो लिंग आधार, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 16 होता है, उसमें राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर, मतलब किसी भी व्यक्ति को ना राज्य में जो सम्मान अवसर मिलेगा उसकी योग्यता का अकॉर्डिंग नौकरी में। जो अनुच्छेद 17 उसमें अस्पृश्यता का निषेध, मतलब छुआछूत की जो ये बीमारी होती है, इसे ख़त्म किया जाएगा। और जो ये 18 अनुच्छेद है, इसमें उपाधियों का निषेध, मतलब जो उपाधि मिलेगी आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग आप जो भी काम करेंगे। और आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके आने के चांस आपके पेपर में ज़्यादा है। तो देखिए, संवैधानिक मूल्यों के शिक्षक, मतलब कि जो मूल्य होते हैं उसमें जो इसका महत्व क्या है, और इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ना, कि जो इसके संवैधानिक मूल्यों के अनुच्छेदों के बारे में बताइए, जो विभिन्न अनुच्छेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ से आंसर देखिए, तो आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो संवैधानिक मूल्यों के शिक्षा निहितता, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के गोखले बिल को ब्रिटिश विधान परिषद ने 18 मार्च 1910 को खारिज कर दिया। तो एक इन्होंने बिल पास किया था, जिसे ना ब्रिटिश जो विधानसभा होती है, उन्होंने इसको खारिज कर दिया था। कब, डेट याद रखना है, 18 मार्च 1910 को, ठीक है। लेकिन इसके ठीक 99 वर्ष बाद स्वतंत्र भारत की संसद ने शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देकर इसे मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया। तो जो इसके बाद जो 99 साल बाद आप कह सकते हैं, जो भारत ने ना जो स्वतंत्रता के संसद को लागू किया शिक्षा का अधिकार, और उसे संवैधानिक दर्जा देकर उसे मूल अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। संविधान का अनुच्छेद 29 सेकंड में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, वर्ण, जाति, लिंग अथवा नस्ल के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो जो अनुच्छेद आपका जो यहाँ पर बताया 29 में, ये बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को जो राज्य का नागरिक है, उसे धर्म के नाम पर, जाति, लिंग अथवा नस्ल के आधार पर जो शिक्षा में प्रवेश करने से ना उसे वंचित नहीं किया जाएगा, उसे रोका नहीं जाएगा। तो ये तो परिचय में आपको लिखना है। अब इसके जो आपके अनुच्छेद के बारे में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए इसमें क्या क्या आपको बताना। तो जो अनुच्छेद 14 है, उसके अनुसार देखिए, राज्य भारतीय क्षेत्राधिकार में किसी व्यक्ति को विधि है कि समानता या विधि के सम्मान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। समानता के अधिकार का आश्रय सुनिश्चित करना कि राज्य शक्तियों का उपयोग विवेककारी रूप में ना करे, मतलब कि जो राज्य का कर्तव्य ये है ना, कि जो अपनी शक्तियों का प्रयोग ये ना करे कि वो भेदकारी रूप में करे, किसी के भी साथ भेदभाव ना करे, सबको समान अवसर देना चाहिए, समानता का अधिकार। शिक्षा के संदर्भ में प्रवेश नियमों में नियंत्रित करने के लिए कार्य करेगा और इस प्रकार सभी तक शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा। और जो ये शिक्षा के संदर्भ में कार्य करेगा, और ये चाहेगा ना कि जो राज्य सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त हो और उसे सुनिश्चित कराने का जो कार्य करेगा। और जो अनुच्छेद आपका 15 है, उसके अनुसार देखिए, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये भारत में शैक्षिक अवसरों में समानता भी सुनिश्चित करता है। तो आपको पता चला जो अनुच्छेद 15 में ये बताया गया कि जो राज्य का कर्तव्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग अथवा स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और उन्हें समान अवसर सुनिश्चित करेगा, समानता का। संविधान के अनुच्छेद 16 ए के अनुसार
राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों पर भारत के सभी नागरिक को समान अवसर की गारंटी प्रदान करता है। तो जो राज्य का एक कर्तव्य ये भी है ना कि जो नौकरी होती है वहाँ पर सभी नागरिक को एक सम्मान देखा जाएगा और सबकी नियुक्ति की जाएगी रोजगार के में, और किसी के भी साथ जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको गारंटी दी जाती है। और संविधान का अनुच्छेद 16(4) के अनुसार नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों के आरक्षण के लिए विशेष उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। तो अगर किसी के पास ना, जो कहते हैं ना, नियुक्ति का जो आरक्षण के लिए उसके पास कुछ नहीं है, कोई अन्य पिछड़े वर्ग होते हैं, नागरिक होते हैं, तो उनको वो अधिकार भी प्राप्त करने का मौका देता है। संविधान का अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य को ऐसे 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रावधान निर्धारित करना है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया। तो जो राज्य में ना एक संशोधन हुआ था, जो 86 संशोधन था, उसमें ये बताया गया था ना कि जो राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क मतलब फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। यह अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षण विस्तार सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा का अधिकार की स्थिति प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 350 क के अनुसार राज्य को और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारियों का यह दायित्व है कि वह भाषाई दृष्टि से स्कूल में पढ़ते अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराए। तो ये भी इनको बताया जाता है जो 350 क के अनुसार कि जो राज्य का कर्तव्य ये भी है ना कि जो बच्चों को उनकी मातृभाषा होती है ना, उसके अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, जो प्राथमिक क्लास होती है उसमें। संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार पूर्ण रूप से राज्य की विधि द्वारा पोषित की किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसके अंदर ये बताया गया जो राज्य के द्वारा कि जो किसी भी जो धार्मिक संस्था होती है उसमें किसी में भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संविधान का अनुच्छेद 22 के अनुसार राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में बच्चों को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसमें यह बताया कि अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वहां पर उपलब्ध हो धार्मिक संस्था के मामलों में, तो वो किसी को जबरदस्ती नहीं शामिल किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी उद्योग या खनन या अन्य संकट कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कामकाज नहीं किया जाएगा, किसी भी जगह काम के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 15(3) के अनुसार इसे अनुच्छेदों के किसी भी बंधन से राज्य को स्त्री और बालकों के लिए कोई नियम बनाने में बाध्य नहीं होगी। मतलब कि देखो, अब राज्य का कर्तव्य ये भी है ना कि जो बालक और स्त्री होते हैं उन्हें अपने बंधन में नहीं बांधेंगे। इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग ये बताया। संविधान का अनुच्छेद 17 द्वारा स्वयं प्रथम छुआछूत को समाप्त किया गया। तो इस अनुच्छेद में जो छुआछूत की जो बीमारी होती है उसे खत्म कर देती है कि लोग एक दूसरे को से छूने से डरते हैं। उसके बाद जो अनुच्छेद 46 में यही व्यवस्था की गई कि राज्य जनता के कमजोर वर्गों को विशेष अनुसूचित जातियों और अहम अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा एवं संबंधित हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा। तो इनको ये भी कर्तव्य है ना कि जो राज्य है ना जो बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था को देखेगा, उसे जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जो पिछड़ी जाति होते हैं, उनकी सबकी शिक्षा की जो को उपलब्ध कराएगा। सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। जो सामाजिक अन्याय होते हैं, शोषण होता है बच्चों का, उन सबकी रक्षा करेगा बच्चों की। और जो आपका संविधान का अनुच्छेद 30(a) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन का अधिकार है। तो मतलब अपनी जो रुचि के अनुसार ना किसी भी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका प्रशासन का अधिकार है अल्पसंख्यक लोगों को। संविधान के अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो इसमें एक कर्तव्य ये बिना किसी जो संस्था होती है जो धर्म के नाम पर उसे किसी विद्यालय में ना उसके विरुद्ध में नहीं जाएगा कि वो धर्म या भाषा के आधारित पर उनका प्रबंध कर रही है। तो यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आपका क्वेश्चन वही बनेगा अनुच्छेदों के ऊपर। और देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन जो 5 पे विभिन्न संवैधानिक मूल्यों पर विचार करें, जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकार।
ठीक है, तो इन सब के बारे में बताना है और इनके बारे में अंतर भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पाँचों के बारे में पता होगा तो आप अंतर तो बता ही सकते हैं कि इसमें इस अनुच्छेद में इसके बारे में बात की जा रही है, तो इस अनुच्छेद में इस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, तो अंतर तो आप बना सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन बनेगा, जो संवैधानिक मूल्य, या आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, जो संवैधानिक मूल्य समानता के अधिकारों का वर्णन कीजिए या धर्मनिरपेक्षता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है, तो देखिए। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का संदेश दिया। क्रांति के बाद फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 के नवीन संविधान में मानवीय अधिकारों की घोषणा को सम्मिलित करके नागरिकों को कुछ अधिकार और संवैधानिक रूप से देने की प्रथा आरंभ की। तो देखो, जो फ्रांस की जो राज्य क्रांति, तो उन्होंने क्या दिया, तो जो भाईचारे की, लोगों में विश्वास की भावना को जगाया समानता, स्वतंत्रता के जरिए। और उन्होंने जो क्रांति के बाद ना, जो एक संविधान के जो मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई थी, सन, आपको यहाँ देख लीजिए इस सन के अकॉर्डिंग, और इसमें ये बताया गया था जो नागरिक के कुछ अधिकार होते हैं उसे संवैधानिक रूप से उसे देना आरंभ कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1791 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रथम 10 संशोधन द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अंग बनाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 1791 में जो अमेरिका संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें 10 नए संविधान के जो संशोधन को व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में बताएगा, उसके अंग बनाएगा, उसको ऐड किया गया। ये संशोधन इस सामूहिक रूप से अधिकार पात्र कहलाए। तो जो संशोधन किए थे, जो अधिकार कहलाए थे, मौलिक अधिकारों के विचार ने वातावरण समय में एक स्वयं मान्य धारणा का गहन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया ये क्या लिखना है, आपको इसके परिचय में लिखना है। अब इसका एक एक देखिए, समानता के और स्वतंत्रता का जो न्याय का क्या क्या सिद्धांत है। तो सबसे फर्स्ट है आपका समानता। जनतंत्र की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान होते हैं और ऐसे समाज में रंग, रूप, जन्म, जाति, वंश, लिंग तथा वर्ग का कोई अतिरिक्त भाव नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतंत्र एवं समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो जो जनता होती है ना, देखो, जो देश में आप रहते हैं सभी व्यक्ति जो सम्मान होते हैं, किसी के भी साथ ना समाज में जो धर्म को लेके, जाति को लेके, लिंग को लेके, उसके कलर को लेके, वो सब में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और सभी व्यक्ति को ना जो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, समानता का अवसर प्राप्त किया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि समान अवसर प्रदान करने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि सबको एक से अवसर मिले। तो देखो, सम्मान अवसर का तो है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि सबको एक जैसा अवसर मिले। मान लीजिए किसी ने 10 क्लास पास की है तो उसे, और किसी ने 12 क्लास, तो दोनों को एक समान अवसर नहीं मिलेंगे, उसकी योग्यता के अनुसार मिलेगा। व्यक्तित्व की विभिन्नता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी दो व्यक्ति का एक ही नहीं हो सकता। सब में कुछ ना कुछ अंतर आवश्यक होता है, तो कुछ ना कुछ अंतर होगा तो सबको उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें मिलेगा। अतः जनतंत्र में समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि, योग्यता तथा संस्थाओं के अनुसार विकास की पूरी सुविधा प्राप्त हो। इस दृष्टि से आवश्यक योग्यता होने पर कोई व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है। तो आपको समझ में आया, योग्यता के अनुसार कोई भी आप काम कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। समाज का कोई भी अन्य व्यक्ति उसके रास्ते में बाधक नहीं हो सकता, और कोई भी जो समाज में है ना, उसको बाधक, उसे रोक टोक नहीं कर सकता। तो आपको यहाँ पर समानता समझ में आ गई। अब चलिए स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता जनतंत्र की आत्मा है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपनी पूर्ण शक्तियों को विकसित नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया, अगर आपके पास स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो जो अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकते। अतः प्रत्येक व्यक्ति को जीवन संबंधित प्रत्येक समस्या के विषय में अपनी निजी सोच रखने, विचार करने, लिखने, भाषण देने, वाद विवाद करने तथा आलोचनाएं करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो सभी जो व्यक्ति है ना, अपने तरीके से किसी भी मामले को हल करने के लिए, उसमें बात विचार, बोलचाल, वाद विवाद, सबकी आलोचना करने के लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ध्यान देने की बात है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल अपनी इच्छाओं को दूसरे के हितों की उपेक्षा करके अपने निजी ढंग से संतुष्ट करना नहीं। तो मतलब इसमें ये बताया कि जो स्वतंत्रता का आपका अर्थ ये नहीं है कि आप दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपनी खुशी देखें उसमें। इस प्रकार के निरंकुश तथा अनियमित स्वतंत्रता से लाभ के स्थान पर हानि होने का भय रहता है। चूंकि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी है, इसलिए स्वतंत्रता का उचित अर्थ व्यक्ति का विकास समूह द्वारा तथा समूह के लिए। तो स्वतंत्रता का
क्या है, समूह द्वारा समूह के लिए जो विकास करने का दर होता है, और किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की जाएगी जो अपनी मनमाने तरीके से कोई भी कार्य करे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है न्याय। तो न्याय का देखिए क्या है। यूं तो फ्रांस की क्रांति ने हमारे सामने जनतंत्र के उपयुक्त 3 ही सिद्धांत रखे, परंतु भारत के संविधान में स्थान के सिद्धांत को और जोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि जनतंत्र की सफलता के लिए न्याय होना परम आवश्यक है। तो जो संविधान में आपके 3 ही रखे गए, लेकिन जो फ्रांसीसी समाज में 3 है, लेकिन जो भारतीय संविधान में बहुत सारे, क्योंकि न्याय की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है सभी को सिद्धांत में। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अवसर की समानता प्राप्त होगी। तो आपको समझ में आया इस सिद्धांत में क्या बताया कि जो आपके अवसरों की समानता होती है ना, बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त होगी समानता के जरिए। दूसरे शब्दों में कानून की दृष्टि से निर्धन तथा धनवान सच एक समान है तथा अपने अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है। और जो धनवान होते हैं, जो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, वो दोनों एक समान ही है, और अपने जो अधिकार होते हैं ना, उसका कर्तव्य होता है, वो सभी अपना प्रयोग स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। रंग, रूप, जाति, धर्म, अहम लिंग या वंश आदि के आधार पर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता। तो किसी भी व्यक्ति को जो न्याय है ना, प्राप्त करने से नहीं रोका जाता, उसके कलर, उसके रंग रूप के जरिए से। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। आपका नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म से निष्पेक्ष रहना, अर्थात धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप ना करना। वे व्यक्ति या समुदाय की जो आस्था या धर्म हो, उसे बिना बाध्य के उसके अनुसार आचरण करने की छूट प्रदान करना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। मतलब कि जो आपका धर्म है, आप उसका पालन कर सकते हो, उसमें अपना जो भी आपको करना है कर सकते हैं। कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति आके आपको रोक-टोक नहीं कर सकता, आपको उसके लिए बाध्य नहीं कर सकता कि आपको इस धर्म का पालन करना है, इसका नहीं करना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म के आदर और सम्मान देना भारतीय संस्कृति के प्राचीन काल के विशेष लक्षण है। और जो भारतीय क्या है, सभी धर्मों को सम्मान देता है, सभी की जो अपनी संस्कृति की पहचान करने में जो ये प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ नागरिक को स्वतंत्र रूप से धर्म के मामले वे उनके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। और जो भारत में ना धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और वो अपनी स्वतंत्रता और अपने नागरिकों के लिए धर्म के मामले में छूट देता है, और ये जो भारत के संविधान में ना आधारभूत ढांचे में धर्मनिरपेक्षता शामिल किया गया है। तो यहाँ पर तो समझ में आप क्या। अब यहाँ का एक नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है, देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसके निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा इसकी पुष्टि की जा सकती है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के जो राज्य के बारे में वर्णन कीजिए, तो इस टाइप से आपको करना है। पॉइंट यहाँ लिखे देखिए, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। संविधान के अनुसार भारत राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। तो जो भारत का कोई भी अपना एक धर्म नहीं है, वो उसके अनुसार है, जो सभी धर्म है ना उनके लिए समान है। भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समझ में आए, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म के आधार पर। संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय राज्य के क्षेत्र में सभी कानून की दृष्टि से समान होंगे और धर्म, जाति अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस अनुच्छेद के साथ कानून की दृष्टि में सभी समान, और किसी के भी साथ भेदभाव धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुसार सभी धर्म को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को धर्म उद्देश्य के लिए संस्था स्थापित करने, उनका संचालन करने, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, चल व अचलन संपत्ति रखने और प्राप्त करने तथा ऐसे संपत्ति कानून के अनुसार प्रबंध करने का अधिकार है। तो किसी भी व्यक्ति को ना अपने धर्म का प्रचार करने, आपको मंदिर मस्जिद बनाने का सबका अधिकार है, लेकिन कानून के जरिए ही होगा। आपको नियम कानून के अकॉर्डिंग उसे बनाना होगा, उसे फैलाना होगा। तो आपको ये धर्मनिरपेक्षता समझ में आ गया। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानव अधिकार। व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार। अगर कोई भी व्यक्ति देखो पूरी तरह से स्वतंत्र, समानता का अधिकार है, उसके बाद सम्मान का अधिकार है, वो तो उसी को हम मानव अधिकार कहते हैं, जिसमें मानव की सुविधा हो। मानवीय अधिकार को पहचान देने और अस्तित्व में लाने के लिए, अधिकारों के लिए लड़ाई को ताकत देने के लिए
हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है जो मानव अधिकार दिवस है कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, जिससे ये पता चलता है मानव दिवस जो मानव के अधिकार है। अनेक प्राचीन दस्तावें अहम बात के धार्मिक एवं दार्शनिक दस्तावें में किसी भी अनेक अवधारणा है जिन्हें मानव अधिकार के रूप में पहचाना जा सकता है। यह ऐतिहासिक दिन था जब संयुक्त राज्य महासभा ने मानव अधिकार को सार्वभौम घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को अन्य देशों के साथ भारत में सभी ने अपनी स्वीकृति दी। तो जो घोषणा पत्र थी, जो मानव अधिकार थी, भारत के साथ साथ जो बाकी के देश थे उन्होंने भी इसको माना और इसकी अपनी जो राजी दे दी इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके जो मुख्य बिंदु इस प्रकार है। अब मानव अधिकार के कुछ पॉइंट भी यहाँ पर दिए गए हैं कि इस जो मानव अधिकार को कैसे लागू करते हैं, कि उसमें क्या क्या चीजें बात की जाती है। तो यहाँ पर है, सभी लोग गरिमा और अधिकारों के मामले में स्वतंत्र और बराबर है। तो सभी लोगों का जो गरिमा होती है, अधिकार होते हैं, उस सभी में एक जैसे स्वतंत्र और बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, आजादी और स्वेच्छा का अधिकार है। सभी को गुलामी से आजादी का अधिकार है। कोई भी किसी की गुलामी नहीं करेगा, अपने स्वतंत्र रूप से अपनी आजादी को जी सकता है। मनमा मनमाने ढंग से कोई भी गिरफ्तारी में रखने से आजादी। जब तक अदालत दोषी करार नहीं कर देती तब तक निर्दोष रहने का अधिकार है। मान लीजिए कोई आपको गिरफ्तार कर ले, जब तक आपको अदालत में जाकर आपको दोषी नहीं कहा जा सकता ना, कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आप दोषी है, आप निर्दोष रहेंगे, उसका अधिकार है आपके पास। विचारों की अभिव्यक्ति और जानकारी हासिल करने का अधिकार है। सरकार बनाने, चुनने और सरकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार है। तो आप सरकार बना भी सकते हो और चुन भी सकते हो, उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों की प्राप्ति तथा सुरक्षा का अधिकार है। तो आपको सामाजिक, आर्थिक, जो सांस्कृतिक होती है उन सभी की जो सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मूलभूत सुविधा और सामाजिक सुरक्षा सहित स्वयं और परिवार का जीने का अधिकार। तो ये आप सब जी सकते हैं अपने परिवार के साथ। प्रत्येक व्यक्ति के समुदाय के प्रति जो लोकतांत्रिक समाज के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान इस अधिकार केवल गारंटी ही नहीं देता बल्कि इसे तोड़ने वालों के लिए संविधान में सजा भी प्रावधान है। तो जो भी ये नियम कानून बने इसकी तो गारंटी संविधान देता ही, लेकिन जो इसके खिलाफ जाएगा ना उसको संविधान में सजा भी दी जाएगी। भारत में 28 सितंबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया। और इसका जब गठन कब किया गया था, जो 28 सितंबर को किया गया था 1993 में। इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नागरिकों और राजनीतिकों के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं और इनके साथ आपको इन तीनों अधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें जैसे बाल मजदूरी, स्वास्थ्य, भोजन, बाल विवाह, महिला अधिकार, जनजाति के अधिकार को रखा गया। और इन सब में कौन सा अधिकार आते हैं, जो बच्चों के अधिकार होते हैं, जो महिलाओं के होते हैं, जो आपकी शादी के अधिकार हो गए, ये सभी अधिकार इसमें शामिल होते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, हमने आपको बता दिया। यह आपका अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह आपका जो हेडिंग होगा क्वेश्चन का यही होगा, संवैधानिक मूल्य। इसमें आपको अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है, नहीं तो ये समानता, स्वतंत्रता, इसके ऊपर टॉपिक आ सकता है। इसमें से कोई एक भी या सभी के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा और हमारे सभी वीडियो देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने आपको क्लासेस, ये 7 है हमारी, इससे पहले की 6 वीडियो जरूर देख के जाइएगा। पेपर से पहले सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, जब भी समझ में आएगा। थैंक यू।